हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, बेटर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का यह जर्नी आपको दोस्तों बहुत पसंद आएगा और आप लोग एक काम करना है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और दोस्तों नोट्स बनाते हुए चलेंगे। भले ही इस क्लास की पीडीएफ आपको इस चैनल के टेलीग्राम चैनल जो है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पिन कर दिया जाएगा लिंक को। तो वहाँ से आप लिंक को खोल करके और आप टेलीग्राम चैनल में जा करके और दोस्तों उसको ज्वाइन करके और आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पीडीएफ की बात, लेकिन फिर भी मेरा आपको जनरल सलाह यही है कि आप कॉपी और पेन ले करके बैठेंगे और दोस्तों जो भी फैक्ट होगा वह बिल्कुल एज इट इज़ भी आप लिख सकते हैं, और या तो फिर जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा उसको भी आप लिखते हुए चलेंगे। दूसरी बात दोस्तों कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर हड़प्पा सभ्यता से आपने क्यों स्टार्ट किया है। तो इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि एक लंबे अनुभव के बाद मैंने ऐसा पाया है कि जैसे मैं पहले चैप्टर को स्रोत के रूप में जब पढ़ाता हूँ, साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत, तो उसमें दोस्तों स्टूडेंट्स के पास वो जानकारी नहीं होती कि सोर्स क्या होता है। और जैसे मैं आपको कोई अभिलेख बताने लगूँ तो पहले तो अभिलेख के बारे में बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनको रटना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने स्रोत को लास्ट में, एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट में, है ना, जब एंशिएंट हिस्ट्री हमारा समाप्त होगा तो सोर्स को तब हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग जितने भी सोर्सेज हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, चाहे वो साहित्यिक स्रोत हो चाहे पुरातात्विक स्रोत हो, उसके बारे में भी एक अच्छी समझ डेवलप कर लेंगे। और इसी पर्पज से, इसीलिए दोस्तों इस जो चैप्टर है स्रोत वाला, वह मैंने लास्ट में डिसाइड किया है पढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक और चैप्टर है दोस्तों पाषाण काल, और उसी का एक पार्ट है ताम्र पाषाण काल। हालांकि ताम्र पाषाण काल अलग है, पाषाण काल अलग है, लेकिन ताम्र पाषाण काल थोड़ा छोटा चैप्टर है और पाषाण काल थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो इन चैप्टर को भी मैं स्किप कर दिया हूं और इसको भी मैं लास्ट में ही आपको बताऊंगा। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि स्टूडेंट थोड़ा सा नीरस इसको फील करते हैं, और मेरी कोशिश ये है कि जब तक आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें तो दोस्तों इसको न केवल पढ़ें बल्कि इंजॉय करें, बिल्कुल कहानी की तरह। ये बिल्कुल आपके दिमाग में एक कहानी बना हो, पिक्चर बना हो, और उसके बाद फिर वो उस फैक्ट को, उस कहानी को बिल्कुल लंबे समय तक आपके दिमाग में याद हो, ताकि हमारे एग्ज़ाम में ओवरऑल हमें कहाँ यूज करना है, अपने एग्ज़ाम में ही यूज करना है, तो हमारे एग्ज़ाम में वह काम आए, है ना। इसलिए दोस्तों यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से कहानी की तरह बिल्कुल हम लोग आगे चलेंगे। पाषाण काल वाले चैप्टर को दोस्तों हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। जब एंशिएंट हिस्ट्री हमारा समाप्त होगा तो उसी के लास्ट में हम लोग पाषाण काल, तो 2 चैप्टर मैंने लास्ट के लिए छोड़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में। और आज की जो क्लास स्टार्ट होती है वह स्टार्ट होगी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं इसको। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो ध्यान रखना है आपको, आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सबसे पहले तो एक परिचय देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का, फिर हड़प्पा सभ्यता का खोज देखने वाले हैं कि कब हुआ और क्या हुआ, किसने किया। इसका नामकरण को लेकर के बहुत ही डाउट होता है कि इसको हड़प्पा कहें, सिंधु घाटी की सभ्यता कहें, या और भी कई सारे नाम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि भाई इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों बोला जाता है, या इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोला जाता था। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, वह भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा भौगोलिक विस्तार, यह कितने दूर तक है, कितने राज्यों में है, क्या इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। प्रमुख स्थल जो होंगे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। नगर नियोजन और वास्तुकला के बारे में देखेंगे दोस्तों, और ये स्पेशली जो हड़प्पा सभ्यता है हमारा, यह नगर नियोजन और वास्तुकला के लिए ही जाना जाता है। इसके अलावा इनकी सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक मान्यताएं इनकी क्या थी, ये भी हम लोग समझेंगे। और लास्ट में दोस्तों इनकी लिपि और भाषा को समझेंगे। और इसके बाद दोस्तों एक इस क्लास का एक दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम लोग बाकी चीज़ें देखेंगे। तो ये अभी पूरा नहीं है, ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो परिचय देखते हैं। तो दोस्तों इसका परिचय कुछ यूं है कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता, जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो इसका परिचय स्टार्ट होता है
ध्यान से समझना है आपको। देखिए, हमारे इतिहास में सबसे पहले जो इतिहास की जानकारी होती थी वह वैदिक काल से होती थी, और लंबे समय से दोस्तों हमारे पास जो जानकारी थी वह वैदिक काल से ही थी, कि मतलब वैदिक काल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते थे और फिर धीरे 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 करके वर्तमान तक पहुंचते थे, वर्तमान तक पहुंचते थे। लेकिन दोस्तों 1921 में एक घटना होती है, और घटना क्या होती है, जमीन के भीतर से उत्खनन करके कुछ पुरातत्व वस्तुएं मिलती हैं, कुछ खंडहर मिलते हैं, है ना, कुछ अवशेष मिलते हैं, जिसके आधार पे लोगों ने यह अनुमान लगाया कि इसके नीचे यानी जमीन के नीचे एक कोई दबी हुई सभ्यता थी। और दोस्तों जब वास्तव में उसका अन्वेषण किया गया, उसका खोज किया गया, तो वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत दूर तक का एरिया में दोस्तों यह हड़प्पा सभ्यता प्रकट होता है, निकलता है जमीन के भीतर से, है ना। जब मिट्टी को हटा करके इस सभ्यता के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि 1921 से पहले हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल गुमनाम था, और 1921 के बाद दोस्तों इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली। तो जानकारी जब इकट्ठा की गई, जो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, C14 पद्धति, तो जब उस पद्धति से इसके बारे में, आप घबराइए ना कि ये सब शब्द क्या है, क्या बोल रहे हैं सर, कोई बात नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं दोस्तों तो इत्मीनान रखिए थोड़ा सा, आगे आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। तो बस आप इस क्लास को पूरा देखें और सच में आपको मज़ा आने वाला है। तो 1921 से पहले इस सभ्यता के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, यह जमीन के भीतर दबी हुई थी, और आज भी ये पता नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ को चले गए, कैसे चले गए, कैसे इस सभ्यता का समापन हो गया। तो इस चीज़ के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन हैं हमारे इतिहासकारों के पास, हमारे विद्वानों के पास, लेकिन फिर भी दोस्तों एक इंटरेस्टेड चैप्टर तो है ये हड़प्पा सभ्यता। तो 1921 में हुआ यूं कि जब इस हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई दोस्तों, तो यह बहुत बड़े पैमाने पर मिला। तो सवाल ये है कि 1921 में ही क्यों? तो रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी उस एरिया में, और ज़मीन को जब वहाँ के लेबरों द्वारा खोजा गया तो वह सभ्यता निकल करके प्रकट हुआ। और जब प्रकट हुआ दोस्तों तो यह बहुत बड़े एरिया पर, है ना, बहुत बड़े एरिया पर खोज हुआ, और जब इसका C कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी जाँच हुई तो यह दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है यह 2500 ईसा पूर्व तक मिला। अब ये ईसा पूर्व क्या है वो भी हम समझेंगे। लगभग 2500 ईसा पूर्व तक जा करके यह मिलता है, यानी कि वहाँ से इसकी जर्नी शुरुआत मानी जाती है। और लगभग दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का इसका पूरा का पूरा समय काल माना गया, है ना। तो देखिए, अब ये ईसा पूर्व क्या है, ये सब क्या है, हम आगे देखेंगे, लेकिन आप यूं समझिए कि आज से लगभग 4,500 साल पुरानी ये सब चीज़ें मिली थी। मतलब ये जो ज़मीन में दबी हुई मिली हमें, जब उसका अन्वेषण किया गया तो वह 4,500 साल पुराना था। तो सोच करके देखिए कि कितना ही यूनिक, कितना ही अनूठा हड़प्पा सभ्यता है हमारे लिए। तो लगभग 4,500 साल पुराना यह सभ्यता मिला। और दोस्तों उतनी पुरानी सभ्यताएं, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थी, एक तो हड़प्पा सभ्यता के जो समकालीन, उस टाइम पे जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, एक तो दोस्तों चीन की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता, और दूसरा दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और तीसरा है दोस्तों मिस्र की सभ्यता। तो ये तीन सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। मतलब इतना पुराना सभ्यता कि ये तीन सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, मतलब उस टाइम के उसके समानांतर थी। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता, ये पूरा का पूरा खंडहर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से ये जमीन के भीतर पूरा का पूरा दबा हुआ मलबा दिखाई दिया हमें, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। क्लियर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, दोस्तों। और इसके समकालीन केवल 4 सभ्यताएं थी, मतलब एक तो ये स्वयं था और 3 अन्य। तो वो एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे कि दजला फरात की सभ्यता भी कहते हैं, और दूसरी है दोस्तों चीन की सभ्यता, और तीसरी है मिस्र की सभ्यता। तो इसके अलावा 3 और सभ्यताएं उस टाइम दुनिया में थीं, जो आज से 4,500 साल पुराना सभ्यता था। तो इसे हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सरस्वती सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु नदी के तंत्र के आसपास विकसित हुई। तो दोस्तों यह जो सभ्यता है वह हमें सिंधु नदी के आसपास, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखा होगा, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे
तो दोस्तों अगर आप इंडिया का मैप देखें, ये मैंने उत्तर भारत बना दिया है, उत्तर भारत। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो दोस्तों इस क्षेत्र में, यहाँ पर इस क्षेत्र में यह सभ्यता पूरा विकसित और फली फूल होकर के दिखाई देता है हमें, ठीक है। चलिए, तो विश्व की अधिकतर सभ्यताएं नदी घाटी क्षेत्र के आसपास विकसित हुई थीं। प्राचीन काल में जितनी भी हमें सभ्यताएं दिखाई देती हैं, मैंने जितना भी नाम बताया आपको, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, और चाहे तो मिस्र की सभ्यता हो, ये सारी की सारी सभ्यताएं दोस्तों किसी न किसी नदी के किनारे होती थी। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ इसको भी आप नोट कर लेंगे। क्लियर है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे थी। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी, हड़प्पा सभ्यता, तो दोस्तों जो हड़प्पा थी यह सिंधु नदी के आसपास ये फली फूल हुआ। इसके बाद जो दूसरा है दोस्तों, दूसरा हड़प्पा सभ्यता हो गया सिंधु नदी, फिर जो दूसरा है वह मेसोपोटामिया, और इसी को सुमेरिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। यह दोस्तों दजला और फरात नदी के आसपास विकसित हुई, और इसलिए इसको दजला फरात सभ्यता भी कहते हैं। तीसरा है दोस्तों मिस्र की सभ्यता, और जो मिस्र की सभ्यता है दोस्तों यह नील नदी के आसपास डेवलप हुई, नील नदी के आसपास ये फली फूली हुई। और जो चौथा सभ्यता है दोस्तों वह है चीन की सभ्यता, और जो चीन की सभ्यता है दोस्तों यह वांगहो नदी के आसपास जाकर के ये फलीभूत हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि 4 सभ्यताएं हैं, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता और चीन की सभ्यता, और ये दोस्तों इन नदियों के आसपास ही फलती फूलती हैं। क्लियर है। तो विश्व की अधिकतर सभ्यताएं नदी घाटी क्षेत्र के आसपास विकसित हुई थीं। यह विश्व की 4 महान प्रारंभिक सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और सिंधु नदी घाटी में से एक थी। रेडियो कार्बन 14 पद्धति से इस सभ्यता की तिथि लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो दोस्तों यह आज से लगभग 4500 साल पुराना यह सभ्यता निकल करके हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो इसकी खोज के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि इसकी खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज होती है दोस्तों, यह पहली बार 1826 में, आपको 1921 पता होगा लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, 1826 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में जिन्होंने जिक्र किया उनका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। तो ध्यान रखना है कि चार्ल्स मैसन एक अंग्रेज थे और ये भारत आए थे, और इन्होंने जब दोस्तों भ्रमण किया उस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई है जमीन के भीतर। लेकिन चार्ल्स मैसन के बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, और इन्होंने दोस्तों 1842 में एक पुस्तक भी प्रकाशित किया। पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार बिल्कुल बताया कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, मतलब उस एरिया में कोई ना कोई सभ्यता दबी हुई है जमीन के भीतर। लेकिन 1921 में जब वहाँ पर उस क्षेत्र में, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, अगर आप इंडिया के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है उस क्षेत्र में अगर आप जाएं, इंडिया के इस वाले क्षेत्र में, यहां पर अगर आप दोस्तों इस क्षेत्र में जाएं, तो इस क्षेत्र में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता हमें दिखाई पड़ता है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। तो 1921 में इसी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, और उस रेलवे ट्रैक बिछाने के दौरान में दोस्तों लेबर लोग जो थे उनको ये पता चला कि भाई यहाँ पर कुछ न कुछ सभ्यता दबा हुआ है। तो उस टाइम जो पुरातत्व विभाग था, हमारे यहाँ पुरातत्व विभाग भी स्थापित हो गया था 1861 में। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1861 में। और किसने किया था दोस्तों? तो ये एलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। एलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था। एलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था, और इन्होंने दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। तो कभी अगर आपसे पूछे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है, तो वो आप बताएंगे एलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो इसकी स्थापना एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में किया था, और इसी के अध्यक्ष जो थे दोस्तों इस टाइम, हड़प्पा सभ्यता जब पता चला 1921 में, तो इस टाइम थे सर जॉन
सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल ने दोस्तों इसमें इंटरेस्ट दिखाया। सर जॉन मार्शल जो थे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड थे। इसका काम क्या होता है, जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनका अन्वेषण करना, उसकी जांच करना। तो सर जॉन मार्शल जब यहाँ से जो मजदूर थे उनको जब ये हड़प्पा सभ्यता का खंडहर दिखाई पड़ता है तो उन्होंने दोस्तों इन्फॉर्म किया। और सर जॉन मार्शल उस टाइम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने दोस्तों अपने 2 अधिकारियों को, जिनमें से एक थे दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और दूसरा नाम बहुत कम लोगों को पता होता है दोस्तों, माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स। इन 2 अधिकारियों को इन्होंने दोस्तों बुलाया और यहाँ पर अन्वेषण करने के बारे में इनको बताया कि भाई आप यहाँ पे अन्वेषण करें और पता लगाएं कि क्या वास्तव में यहाँ पर कोई सभ्यता जैसी चीज़ है क्या। तो दोस्तों इसमें जो दयाराम साहनी थे इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और इस क्षेत्र में इन्होंने जब खोज की, पहली बार इन्होंने दोस्तों हड़प्पा नामक गाँव था वहाँ पर इन्होंने अन्वेषण किया और वहीं से उत्खनन किया। उत्खनन मतलब होता है खनन करके और चीज़ों को बाहर निकालना। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि सबसे पहली बार इसका जो प्रारंभिक रूप में, वैसे तो प्रारंभिक रूप में उन्होंने बताया था, लेकिन पहली बार प्रामाणिक रूप में जिन्होंने बताया वह दयाराम साहनी थे। तो इसलिए पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, तो हमेशा दयाराम साहनी होता है। और इनके सहयोगी थे माधव स्वरूप वत्स। और उस टाइम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। क्लियर है? इतनी बातें आपको याद करना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों ऐसे बहुत सारे मुहरे हैं, ये सील्स हैं, सील जिसे आप मुहरे बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तुएं निकल करके हमारे सामने प्रकट हुई। क्लियर है? तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया, जिसे सर्वप्रथम वर्णन उनके 1842 प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। तो न तो पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, न तो ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको केवल इनका नाम ध्यान रखना है कि पहली बार अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने बताया था, किसने जिक्र किया था, तो वो फिर दयाराम साहनी नहीं होंगे, वो फिर चार्ल्स मैसन होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक अध्यक्ष, और 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। दोस्तों सर जॉन मार्शल, तो ये नाम ध्यान रखना है आपको। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। और यह हड़प्पा जो था उस टाइम देखिए 1921 में, इसका मतलब यह कि देश का अभी स्वतंत्रता नहीं है और इसके अलावा देश का अभी विभाजन भी नहीं हुआ है। तो यह उस टाइम दोस्तों जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है ना, तो यह पाकिस्तान के क्षेत्र में, जो इंडिया का इधर पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र है इधर, तो ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, इस बेल्ट में, यह इंडिया के इस वाले बेल्ट में, इधर इस वाले क्षेत्र में दोस्तों यह उपस्थित था, पहली बार पाया गया था। ठीक है? सिंधु नदी उसी क्षेत्र में मुख्यतः प्रवाहित होती है। तो प्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में इसका पहला स्थल खोजा गया। उसके बाद 1922 में दोस्तों राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो ये 2 व्यक्ति हैं। 1922 में जो दूसरा स्थल मिला था वह मोहनजोदड़ो था। पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि देखिए हड़प्पा नामक गांव में उन्होंने खोज किया था, इसलिए पहली बार हड़प्पा नामक गांव में उन्होंने खोज किया और उन्होंने वास्तव में बताया कि जमीन के भीतर से सच में कोई न कोई सभ्यता जरूर थी जो दबी हुई है। तो इसलिए पूरे के पूरे जितने भी एरिया में उस स्थलों की खुदाई हुई सबको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तो खैर ये नाम तो बाद में था, अब इसका नामकरण हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको सबसे पहली बार यह देखिए, जैसे हम ये देखते हैं कि ये इंडिया का अगर मैप है तो उस टाइम तो पाकिस्तान और इंडिया का एक ही रेड क्लिफ लाइन तो थी नहीं उस टाइम। तो ध्यान रखना है कि यहाँ से ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी है ना, यहाँ से दोस्तों ये सिंधु नदी है, इस क्षेत्र में से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी। तो ध्यान रखना है कि प्रारंभ में यह सिंधु नदी के आसपास, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास ही इस सभ्यता का पता लगाया गया था। इसलिए विद्वानों ने इसका नाम क्या रखा था? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम रखा था? सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, क्योंकि सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास ही इस सभ्यता को खोजा गया था। लेकिन बाद में दोस्तों यह सिंधु घाटी के भी दूर, सिंधु घाटी से बहुत दूर, जैसे कि यहाँ पे इसका जो सबसे पूर्वी पार्ट मिला, सबसे पूर्वी पार्ट, तो दोस्तों जो सबसे पूर्वी पार्ट मिला, यह मिला, सबसे जो पूर्वी पार्ट है यह मिला दोस्तों आलमगीरपुर।
और यह मेरठ में है, यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह गंगा घाटी में मिला है, गंगा घाटी में मिला है। सबसे उत्तर में दोस्तों मांडा, मांडा जो कि चेनाब नदी के किनारे है। सबसे पश्चिमी में दोस्तों, सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। और सबसे दक्षिण में दोस्तों दैमाबाद, दैमाबाद जो कि गोदावरी घाटी में मिला है, दैमाबाद जो कि दैमाबाद जो कि गोदावरी घाटी में है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सिंधु घाटी से बहुत दूर भी इन स्थलों को खोजा गया। तो फिर विद्वानों ने अपने द्वारा दिए गए नाम पर विमर्श किया और फिर इसका नाम परिवर्तित करके, चेंज करके क्या कर दिया, हड़प्पा सभ्यता कर दिया, हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे प्रमाणिक नाम इसका क्या है, हड़प्पा सभ्यता। प्रमाणिक नाम अगर पूछा जाता है ये एग्जाम में कि इसका प्रमाणिक नाम क्या है, मतलब ज़्यादा उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ऐसे कई सारे नामों से आपको, सिंधु सरस्वती सभ्यता, बहुत सारे तरह के इसके नाम हैं। लेकिन जो सबसे उपयुक्त नाम आप बताएंगे वह क्या बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल था दोस्तों, सबसे पहला स्थल यह हड़प्पा ही खोजा गया था। हड़प्पा नामक जो दयाराम साहनी थे, उन्होंने हड़प्पा नामक स्थान पे ही सबसे पहली बार खुदाई किया और इसकी खोज की, और इसीलिए इसका नाम, सबसे उपयुक्त नाम अगर पूछा जाएगा तो आप हमेशा हड़प्पा सभ्यता बताएंगे। इस सभ्यता का नाम इसके पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर रखा गया है, तो यही इसका सबसे उपयुक्त नाम भी है। तो ये सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसी के नाम पर रखा गया है, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है दोस्तों। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो पंजाब के जो मांटे गोमरी जिला है, मांटे गोमरी, मांटे गोमरी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर इसकी खोज हुई थी। जो हड़प्पा है वह पहली बार वहीं पर खोजा गया था, हड़प्पा नामक गांव में। सिंधु घाटी सभ्यता, यह नाम पहले इसलिए दिया गया था, यह पहले नाम था, अब इसका नाम नहीं है। बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन उपयुक्त नाम, सबसे उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। तो इस घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, यह नाम पहले इसलिए दिया गया था क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि पहले इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता था क्योंकि वह सिंधु के बेल्ट में मिला था, और बाद में इसको हड़प्पा नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि यह पहले स्थल के रूप में जाना जाता। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वह हमारा भौगोलिक विस्तार है, और भौगोलिक विस्तार में दोस्तों हम लोग मैप से समझने का प्रयास करेंगे, मैप से समझने का प्रयास करेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता हमारे मैप पे किधर दिखाई देता है। तो ये दोस्तों इंडिया का मैप है, और इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो इंडिया के मैप पे दोस्तों कुछ इस टाइप से इसका विस्तार है। ये जो ग्रीन पट्टी मैंने बनाया है, यूँ समझिए यही इसका बॉर्डर है। तो इतने क्षेत्रों में इसका विस्तार है, फिर एक आध इधर उधर, थोड़ा बहुत इधर उधर दोस्तों पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन पट्टी है मैप में, इंडिया के मैप पे, तो सबसे पहले तो इंडिया के मैप पे ये किधर है, तो इंडिया के मैप पे दोस्तों यह पश्चिमोत्तर भारत में है। किधर है, पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत। तो सवाल ये है कि सर पश्चिमोत्तर भारत क्यों, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि मैप में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, दक्षिण, इधर पूर्व, राइट साइड पे पूर्व होता है, अब लेफ्ट साइड पे पश्चिम होता है। तो ये वाला जो भाग होता है यह उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर कहलाता है। तो इंडिया के सेंटर से अगर आप जाएंगे तो उत्तर और इधर पश्चिम, और इसी के बीच में उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है, इसलिए इसको पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र कहते हैं। तो यह हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है, पहली बात है। क्या भारत के अलावा भी किसी देश में है, तो बिल्कुल है दोस्तों, भारत के अलावा भी दोस्तों यह बिल्कुल है। और भारत के अलावा किन देशों में है, तो भारत के अलावा एक तो भारत में है ही है, भारत में तो है ही है, लेकिन भारत के अलावा दोस्तों पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में, और ध्यान रखना है अफगानिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में। तो ध्यान रखना है आपको कि ये 3 देशों में इसका विस्तार है। अफगानिस्तान में भी एक दो स्थल यहाँ पे ऐसे दिखाई दिए हैं, लेकिन वह इसके उत्तर में नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि इतने क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अच्छा, ये टोटल जो एरिया है दोस्तों इसका, यह सबसे उत्तर दक्षिण की लंबाई, इसका मतलब उत्तर से लेकर के अगर दक्षिण तक हम एक लाइन खींचें तो इसकी जो लंबाई होती है उत्तर दक्षिण की लंबाई, यह 1100 किलोमीटर है, यह 1100 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है दोस्तों। और ऐसे पूर्व पश्चिम की लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल जो एरिया है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का, वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर,
13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है इसका, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अभी जो मैंने बताया आपको 3 देश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में भी 1-2 स्थल मिले हुए हैं। इसके अलावा टोटल एरिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इसके अलावा दोस्तों इसका उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वह 1100 किलोमीटर की लंबाई है, और जो पूर्व पश्चिम की लंबाई है यह 1300 किलोमीटर की लंबाई है। इतना फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल मैंने आपको बताया 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। अब हम देखते हैं सबसे उत्तरी बिंदु। तो दोस्तों इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो क्या है? मांडा। अभी मैंने आपको बताया था, दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? मांडा, जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है, चेनाब नदी के। सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों दैमाबाद है, दैमाबाद, दैमाबाद। और ये जो दैमाबाद है दोस्तों, यह गोदावरी नदी के बेल्ट में है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। अच्छा ध्यान रखना है, कहीं पर गोदावरी नदी दिया हुआ होता है, कहीं पर प्रवरा नदी लिखा हुआ होता है। तो जो प्रवरा नदी है ये गोदावरी की सहायक है। वास्तव में तो ये स्थल प्रवरा नदी के किनारे ही स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक है, तो मुख्य नदी गोदावरी लिखा होता है। एग्जाम में मैक्सिमम गोदावरी देता है, लेकिन अगर गोदावरी और प्रवरा दोनों हैं तो आप प्रवरा को टिक करेंगे। कहीं कहीं पर गलती से नर्मदा लिखा हुआ होता है, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे पूर्वी बिंदु है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पे? अच्छा ये कहाँ पे है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। जो दैमाबाद है ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है, MH महाराष्ट्र, आप ध्यान रखेंगे। ये जो आलमगीरपुर है दोस्तों, यह मेरठ और मेरठ यूपी। और नदी कौन सी है यहाँ पे? तो हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? हिंडन नदी है, हिंडन नदी है, और स्थल का नाम क्या है? आलमगीरपुर। यहाँ पे मांडा है, चेनाब नदी के किनारे है, और ये जम्मू कश्मीर में है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों यहाँ पर, यह कहाँ पे है? तो यह दोस्तों है, इसका नाम है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर है। और ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, उस बलूचिस्तान नामक स्थान पर यह है। नदी कौन सी है? तो दोस्तों दास्क नदी है। नदी कौन सी है? दास्क नदी है। तो ये इसका चौतरफा का क्षेत्र है, और इसी के भीतर दोस्तों बहुत सारे स्थल हड़प्पा सभ्यता के हमें दिखाई देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के कुल 2800 स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, 2800 स्थल, जो कि इस क्षेत्र में है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं इसका भौगोलिक विस्तार। यह 3 देशों भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में। अच्छा दोस्तों मैंने एक चीज़ नहीं बताया आपको कि इस मैप में राज्य कौन कौन से हैं हमारे। तो हमारे भारत के कौन कौन से राज्य हैं ये भी आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में दोस्तों यह राजस्थान, आपको पता है कि पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगाते हैं, पाकिस्तान के जो बॉर्डर लगाते हैं वो सारे के सारे स्टेट होंगे। तो राजस्थान होगा, गुजरात होगा दोस्तों, पंजाब होगा, और ध्यान रखना है आपको इसके अलावा पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर भी है। फिर दैमाबाद महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र भी होगा, हरियाणा भी होगा, और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश होगा। तो इतने क्षेत्रों में इसका स्थल मिला हुआ है। ध्यान रखना आपको कि दिल्ली में इसका स्थल नहीं खोजा गया है, दिल्ली में इसका स्थल नहीं खोजा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसका कोई स्थल नहीं मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश और दिल्ली में नहीं मिला हुआ है, बाकी इधर के जितने भी क्षेत्र हैं भारत के पश्चिमोत्तर भाग में सारे स्टेट में मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार, इसका स्वरूप पूछा जाता है। तो मैंने मैप बनाया था दोस्तों, मैप में अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल त्रिभुजाकार टाइप का है ना। तो त्रिभुजाकार आकृति से इंडिया के त्रिभुजाकार, इंडिया के पश्चिमोत्तर भाग में त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया था टोटल हड़प्पा सभ्यता का। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात हो रही है, सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों, तो सबसे पश्चिमी बिंदु यह सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर मेरठ में है, और ये उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे है। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, और ये दोस्तों महाराष्ट्र में है, और ये प्रवरा नदी, और प्रवरा नहीं होगा तो ऑप्शन में गोदावरी दिया हुआ होगा, और आप गोदावरी को टिक कर लेंगे। तो गोदावरी नदी के किनारे भी माना जाता है। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान के द्वारा दोस्तों करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं, हड़प्पा सभ्यता के टोटल स्थल। और भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हुए हैं वो गुजरात में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, तथा भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। वैसे तो ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है?
मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और इसीलिए मोहनजोदड़ो को कैपिटल माना जाता है। लेकिन भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वह दोस्तों राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी, जहां से हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, जो कि हरियाणा में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? अच्छा, प्रमुख स्थलों को बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल, हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल शहरी रूप में नहीं मिले हुए हैं। आपको पता है ना, हड़प्पा सभ्यता कैसा था? एक नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कैसा? नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में सभी स्थल नगरीय नहीं थे, मैक्सिमम गांव वाले थे। लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जो शहरी हैं, जैसे कि एक स्वयं हड़प्पा था, हड़प्पा। दूसरा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये भी दोस्तों शहरी। इसके अलावा तीसरा है लोथल, लोथल। चौथा होगा चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। पांचवा है कालीबंगा, कालीबंगा दोस्तों। इसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, और एक है बनावली, बनावली। और इसके अलावा एक है दोस्तों धौलावीरा, धौलावीरा। तो ये 7 ऐसे स्थल हैं जो कि शहरी स्वरूप में थे, और हड़प्पा सभ्यता के बाकी स्थल जो होंगे वह सब ग्रामीण टाइप के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों जो इसके इंपॉर्टेंट स्थल हैं, तो पाकिस्तान के तो हमें 3 पढ़ना होता है जो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के। एक तो हड़प्पा है, एक मोहनजोदड़ो है, और एक चनहुदड़ो है। ये 3 दोस्तों पाकिस्तान के हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, ये 3 वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है, धौलावीरा है, ये सब भारत के कुछ प्रमुख स्थल हैं। इनके बारे में हम एक एक स्थलों के बारे में जानेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से दिखाना चाहता हूं कि ये आपके पिक्चर पे दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, कि ये पूरा का पूरा पिक्चर जो है यह हड़प्पा सभ्यता का एक खंडहर के रूप में हमें मिला है। ठीक है, और इसके प्रमुख स्थल तो हम लोग सबसे पहले पाकिस्तान में देखते हैं। तो पाकिस्तान में दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और एक सुतका गेंडोर। हड़प्पा को इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि यह पहला स्थल है। मोहनजोदड़ो को इसलिए ध्यान रखेंगे, देखिए हड़प्पा की विशेष बात क्या है, हड़प्पा एक एक स्थलों के बारे में हम देखेंगे, लेकिन हड़प्पा तो ये प्रथम स्थल है, ये क्या है, प्रथम स्थल है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो दोस्तों, मोहनजोदारो दोस्तों यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा चनहुदड़ो, यहाँ पर बहुत सारे मनके बनाने की फैक्ट्री मिली हुई है। इसके अलावा साज सज्जा के बहुत सारे वस्तुएं मिली हुई हैं, इसलिए चनहुदड़ो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा चनहुदड़ो दोस्तों वो किलाबंदी नहीं किया गया था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कई सारी विशेष बातें हैं चनहुदड़ो के बारे में, इसलिए भी ये स्थल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों सुतका गेंडोर, तो यह सबसे पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, इसलिए भी पूछा जाता है। तो पाकिस्तान के केवल ये 4 स्थल आपको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा जो भारत में है वह इंपॉर्टेंट है लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, सुरकोटदा, रंगपुर और आलमगीरपुर। तो ये सब भारत के इंपॉर्टेंट हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। क्लियर है? नगर नियोजन और वास्तुकला। दोस्तों अगर हड़प्पा सभ्यता को पूछा जाए कि भाई हड़प्पा सभ्यता स्पेशली किस चीज़ के लिए जाना जाता है, कोई एक चीज़ जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष बात हो, तो दोस्तों ज़मीन के भीतर से जब खंडहर निकाला गया तो इनमें उसकी जो सबसे विशेष बात थी कि वह शहरी थी। वह कैसी सभ्यता थी? एक शहरी थी, एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। और नगरीय सभ्यता का मतलब आजकल के जो आपको नगर दिखाई देते हैं वह नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित का मतलब होता है बिल्कुल सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया हुआ शहर, है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं पर नाली उटपटांग सा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया गया हो, ऐसा नहीं है। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं दोस्तों, वह बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है हमें कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का बिल्कुल स्ट्रक्चर है वह प्री प्लान्ड था, पहले से ही बना करके बिल्कुल सब कुछ, उसके बाद लोगों को बसाया गया है, ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो सड़कें हैं दोस्तों, सड़कें ध्यान रखना है कि समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। क्लियर है? और दोस्तों बहुत सारे चौराहा मिले हैं। चौराहा, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा चौराहा है यह मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा दोस्तों चौराहा भी मिला हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ की जो सभ्यता थी दोस्तों, जैसे समझिए कि
ऐसे समझिए कि ये ऐसे समझिए कि यह मान लीजिए कि रोड है इधर, तो दोस्तों इसको इतना व्यवस्थित बसाया गया है, इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति से, ग्रिड पद्धति। तो ध्यान रखना है कि ग्रिड पद्धति, जालनुमा संरचना, तो यह ग्रिड पद्धति पर बसाया गया शहर था, ग्रिड पद्धति पर। तो हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल ग्रिड पद्धति जैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहली बात, नगरीय सभ्यता, सुव्यवस्थित सभ्यता, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और ग्रिड पद्धति से बसाया गया शहर था। और दोस्तों शहरों के जो किनारे होते थे, ये जो सड़क है, शहरों में जो सड़क है, इन सड़कों के किनारे पक्की नालियां होती थी, पक्की नालियां होती थी, ऐसे इस तरीके से पक्की नालियां होती थी, दोनों तरफ पक्की नालियां होती थी सड़कों के किनारे, जो कि बिल्कुल व्यवस्थित होती थी। और हर घर से दोस्तों जो छोटी छोटी नालियां होती थी वो बड़ी नालियों में मिलती थी, और इस तरीके से, और ये जो नालियां होती थी वह बिल्कुल पक्की हैं और ढकी हुई हैं, और जगह जगह पे हौज बनाया गया है इसको साफ करने के लिए। जगह जगह पर दोस्तों इसमें हौज बनाया गया है ताकि इन नालियों को इजीली साफ किया जा सके, साफ सफाई की जा सके। तो बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही सुंदर इनका स्ट्रक्चर था पूरा दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों ये जल संग्रहण के लिए जाना जाता है, जल संग्रहण के लिए जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो हड़प्पा सभ्यता अपनी उन्नत नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, अपनी सबसे उन्नत नगर नियोजन के लिए दोस्तों ये जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई एक बात कभी भी आपसे पूछा जाए तो हमेशा आप बताएंगे उन्नत नगर नियोजन प्रणाली के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें ग्रिड पद्धति पर आधारित शहरों का निर्माण किया गया था। यह एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, ये ध्यान रखना है। हालांकि सभी स्थल नगरीय नहीं है, इसे योजना के तहत बसाया गया था। प्रत्येक शहर को आमतौर पर 2 भागों में बांटा जाता था। अच्छा, इसमें जो शहर थे दोस्तों, इसमें ध्यान रखना आपको कि इस तरीके से, ऐसे इनके जो स्ट्रक्चर हैं इस तरीके से बनाए गए हैं। जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग ऊपर की ओर उठा हुआ होगा, जितने भी स्थल मिले हैं, जितने भी गांव हैं, तो पश्चिमी भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है और जो पूर्वी भाग है वो नीचे की ओर है। तो यहाँ पर जो घर मिलते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वह रहते होंगे, और यहाँ पर दोस्तों जो उच्च वर्गों के लोग रहते होंगे या पुरोहित लोग रहते होंगे, वे रहते होंगे। तो इसका केवल एक आइडिया है, क्योंकि इनकी लिपि, इनके द्वारा लिखी गई लिपि भी थी जो हमें मिली हुई है, स्क्रिप्ट, लेकिन हम उसको अभी तक कोडिफाई नहीं कर पाए हैं, है ना, डिकोड नहीं कर पाए हैं, और इसलिए इनके बारे में हमें दोस्तों केवल एक आइडिया है, लेकिन मतलब कि हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इनके चिंतन को हम नहीं समझ पाते। ठीक है, तो पश्चिमी भाग इनका ऊपर की ओर उठा हुआ भाग है, और जबकि पूर्वी भाग दोस्तों नीचे की ओर है, ये ध्यान रखना है। तो पश्चिमी भाग ऊपर की ओर है और पूर्वी भाग नीचे की ओर है। तो प्रत्येक शहर को आमतौर पर 2 भागों में बांटा जाता था। पूर्वी भाग यह निचला शहर होता था और इसमें सामान्य जन रहते थे, जो सामान्य लोग रहते थे वह लोग नीचे की ओर रहते थे, और पश्चिमी भाग ऊंचाई पर स्थित दुर्ग या किला से निर्मित था, और इसमें संभवतः शासक वर्ग रहता था, जो बड़े ऊंचे ओहदे पर रहते होंगे या जो पैसे वाले लोग रहते होंगे। हालांकि ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऊंचाई पर जितने लोग रहेंगे, पश्चिमी भाग में जो ऊंचाई पर लोग रहते रहे होंगे, उन सब में समानता है, और यहाँ नीचे जितने लोग रहते हैं इन सब में आपस में समानता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी का घर बहुत ऊंचा हो, किसी का घर बहुत नीचा हो, ऐसा नहीं है, इनमें भी समानता है और इनमें भी समानता है। पश्चिमी भाग यह ऊंचाई पर स्थित दुर्ग या किला से निर्मित होता था, इसमें संभवतः शासक वर्ग रहा करता था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। जल निकास प्रणाली, यह इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक था कि दोस्तों इनकी जल निकासी प्रणाली बहुत ही एडवांस लेवल पे थी। प्रत्येक घर में एक कुआं और एक स्नान घर होता था। हर घर में एक कुआं बना होता था और एक स्नान घर होता था, और घरों से निकलने वाला गंदा पानी ढकी हुई नालियों के माध्यम से मुख्य सड़क की नालियों से जुड़ जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जल संरक्षण पर विशेष बल दिया गया था दोस्तों। जल संरक्षण के लिए बहुत तरह के हौज बनाए गए थे जगह जगह पर, ताकि एक तो जैसे नालियों की सफाई के लिए, और दूसरा बहुत सारे गड्ढे इसलिए बनाए गए थे ताकि वहाँ पे जल का संचयन किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। इतना ही नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो बारिश का पानी है उसको भी इकट्ठा करने के
लिए बहुत सारे दोस्तों वाटर हार्वेस्टिंग दिखाई देते हैं। तो जल संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता था। और जल संरक्षण के लिए कोई एक स्थल कभी भी आपसे पूछा जाए तो धौलावीरा। धौलावीरा में दोस्तों बहुत ही एडवांस लेवल पे जो धौलावीरा है, जो गुजरात का एक स्थल है, गुजरात का, तो जो धौलावीरा है यह बहुत ही एडवांस लेवल का स्थल है जो जल संरक्षण के लिए जाना जाता है। शहरों में मानकीकृत आकार की पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। सॉरी दोस्तों, इतने लंबे समय तक आप सोच करके देखिए कि इन ईंटों का बना रहना, मतलब 4500 साल पुरानी ये सभ्यता थी। और इन्होंने जो ईंटें बनाई थी वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत थी और पकी हुई थी, इसलिए आज तक ये वैसे ही मेंटेन्ड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि दोस्तों पकी हुई ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया हर जगह पर, लेकिन कुछ जगहों पर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये पूछा जाता है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग इन्होंने कहाँ पर किया है। तो कच्ची ईंटें दोस्तों हमें दिखाई देती हैं कालीबंगा में। कहाँ पर? कालीबंगा में। कुछ अपवाद जो होते हैं वो मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ये भी आप नोट करेंगे। तो हर जगह पर पक्की ईंटें मिली हैं, लेकिन कच्ची ईंटों का जो मकान हमें मिलता है वह कालीबंगा से मिलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 का था। तो ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 का था। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर हमें वक्राकार यानी कि गोलाकार, वक्राकार ईंटें भी मिली हुई हैं। और वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? चनहुदड़ों से। चनहुदड़ों से दोस्तों हमें वक्राकार ईंटें भी मिली हुई हैं, ये भी आप नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, चनहुदड़ों से वक्राकार ईंट मिला हुआ है। राजस्थान में स्थित कालीबंगा से कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिलता है जो काफी अलंकृत होती थी। आगे, सड़कें सीधी और चौड़ी होती थीं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे ग्रिड जैसी संरचना बनती थी। जैसे जाल बनता है ना, जाल, तो ये ग्रिड जैसी संरचना दोस्तों बनती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रिड मतलब होता है जैसे जैसे जाल नुमा बनना, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे सड़कें होती थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार यहाँ से मिला हुआ है, यानी एक कुंड मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो नामक स्थल से एक कुंड मिला हुआ है इस तरीके से, जो सार्वजनिक जलकुंड था, स्नानागार था, जहाँ पर लोग नहाते थे। तो इसको ग्रेट बाथ कहते थे। क्या कहते थे? ग्रेट बाथ नाम दिया गया, ग्रेट बाथ। आज के डेट में इसका नाम ग्रेट बाथ दिया गया है, उस टाइम जो भी इसका नाम रहा हो। तो ये अनुमान लगाया गया दोस्तों, क्योंकि इसके पास आसपास अग्निकुंड भी मिला हुआ है, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि यह धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा, धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। और जब भी लोगों को कोई धार्मिक क्रियाकलाप करना होता था तो वो यहाँ पर इसी जो जलकुंड है, जो जलाशय है, या जो कह लीजिए ग्रेट बाथ है, स्नानागार है, यहीं पर लोग स्नान करके और फिर अपना धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। तो विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक स्नान कुंड था जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता होगा। देखिए यहाँ पे होगा, क्योंकि हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये लोग किस पर्पज से यूज करते थे। आज के डेट में हमें आज के अनुमान के आधार पे, आज के समाज के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा रहा होगा। वास्तव में उसका क्या प्रयोग था, कैसे उपयोग करते थे और किस तरीके से उसको बनाते थे, क्या करते थे, हमें इसके बारे में कोई भी आइडिया दोस्तों नहीं है। शहरों में बड़े बड़े अन्न भंडार पाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े दोस्तों अन्न कोठार जिसे बोलते हैं आप, अन्न भंडार पाए गए हैं जहाँ पे अनाजों को इकट्ठा किया जाता था, रखा जाता था, जो अतिरिक्त अनाज के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते थे। सबसे बड़ा अन्न भंडार हड़प्पा से मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा अन्न भंडार कहाँ से मिला हुआ है? विशाल अन्नागार। तो देखिए दो शब्द हैं दोस्तों, विशाल स्नानागार है और विशाल अन्नागार है। जो विशाल स्नानागार होगा वह मोहनजोदड़ो से मिला है और जो विशाल अन्नागार होगा वह हड़प्पा से मिला हुआ है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुल करके गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। दोस्तों यहाँ पे जो भी घर मिलते हैं हमें, जैसे ये समझिए कि सड़क है, ये सड़क हो गया, ऐसे ये सड़क है, दोनों एक दूसरे को समकोण पर यहाँ पे काटते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ हम ये मानते हैं कि कुछ घर होंगे, क्लियर है? इसको मैं मिटा देता हूँ। आप यूं समझिए कि जैसे यहाँ पर कुछ घर होंगे, ऐसे इस तरीके से घर होंगे, इसके किनारे किनारे। तो ये जो घर है ना, ये जो घर हैं, इन घरों के जो दरवाजे होते थे इधर सड़कों की ओर न खुल करके गलियों में बगल में खुलते थे या पीछे खुलते थे, तो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल इसका अपवाद है। जो लोथल है, गुजरात में लोथल एक स्थल है, लोथल, तो लोथल का जो दरवाजा है दोस्तों वह मुख्य सड़क की ओर खुलता है। इतना ही नहीं है, उसका दरवाजा दोनों ओर खुलता है, दरवाजे एवं खिड़कियां यह दोनों ओर खुलते थे, आगे और पीछे
दोनों ओर खुलते थे, जो लोथल है। लेकिन बाकी जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, उन सब के जो खिड़कियां और दरवाजे हैं वह घरों के पीछे की ओर या साइड की ओर खुलते थे, सामने की ओर सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुल करके गलियों में खुलती थी और लोथल इसका अपवाद है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इनका सामाजिक जीवन दोस्तों, इनका सामाजिक जीवन कैसा था? तो सामाजिक जीवन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। ध्यान रखना है कि बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई हैं हमें, लेकिन हमें कोई मंदिर नहीं मिला हुआ है। तो इनकी सामाजिक जीवन ऐसे बहुत सारे स्टैचू मिले हुए हैं, और स्टैचू मिलने की वजह से मैक्सिमम जो स्टैचू हैं वह महिलाओं के मिले हुए हैं, और इसलिए सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि इसी आधार पर इसको मातृसत्तात्मक माना गया। क्या माना गया? मातृसत्तात्मक माना गया, मातृसत्तात्मक। तो दोस्तों मातृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है? मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है कि जो महिलाओं को डिसीजन में जो मुख्य भूमिका होती है उसको मातृसत्तात्मक कहते हैं। जैसे आज पितृसत्तात्मक कहते हैं, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है उसका वर्चस्व होता है समाज के मुख्य डिसीजन में। तो हड़प्पा सभ्यता से मिले मूर्तियों पर, हड़प्पा सभ्यता से जितनी भी मूर्तियां मिली हैं उस पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक दिखता है। यानी कि मैक्सिमम मूर्तियां या तो महिलाओं के मिले हैं या तो चित्र महिलाओं के मिले हैं, और इस कारण से यह माना जाता था कि समाज मातृसत्तात्मक होगा। तो ऐसा केवल माना जाता है कि ये मातृसत्तात्मक होगा, लेकिन वास्तव में वह मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था, इस पर दोस्तों अपवाद है, एक तरीके से विवाद है कह लीजिए, कि क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वास्तव में क्या था। लेकिन एग्जाम में आप मातृसत्तात्मक ही मानेंगे, इस पर मतभेद है। शहर के नियोजन और विभिन्न प्रकार के आवासों से सामाजिक स्तरीकरण का संकेत मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है दोस्तों? जब समाज में सब बराबर होते हैं तो उसको समतामूलक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर समाज समतामूलक तो है, हड़प्पा सभ्यता के समाज को क्या कहते हैं? समतामूलक कहते हैं, मतलब हर कोई बराबर कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर स्तरीकरण भी है, सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण इस आधार पे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हुए हैं, जितने भी स्थल, जितने भी गांव थे, वो सब इसी तरीके से थे। पश्चिमी भाग हर जगह पे जितने भी गांव हैं, पश्चिमी भाग ऊपर की ओर उठा हुआ और पूर्वी भाग दोस्तों नीचे की ओर, इस तरीके से ऐसे ये जमीन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर लोग रहते थे, ये आवास है कर लीजिए। यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर लोग हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो घर आवास हुआ करता था, यहाँ पर जो घर आवास हुआ करता था, तो ये ध्यान रखना है कि इनको उच्च वर्ग का माना गया और इनको निम्न वर्ग के आधार पर क्लासिफिकेशन हमें दिखाई देता है। क्लियर है? तो शहर के नियोजन और विभिन्न प्रकार के आवासों पर से सामाजिक स्तरीकरण के संकेत मिलता है। हालांकि शासक वर्ग का सटीक प्रकृति स्पष्ट नहीं है कि वो किस कंडीशन में थे, शासक वर्ग का क्या भूमिका था, हमें नहीं पता है। समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। समाज में दोस्तों पुरोहित वर्ग रहते थे। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? पुरोहित मतलब क्या होता है? जो एक तरीके से राजा को सलाह देते हैं, इसके अलावा जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो पूजा पाठ करवाने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, उनको पुरोहित कहते हैं। तो ये पुरोहित भी मौजूद थे। यह जानकारी हमें कैसे मिला? तो दोस्तों एक मूर्ति मिली हुई है, जो मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली हुई है दोस्तों, और वो पुरोहित की मूर्ति कहा जाता है। वो किसकी मूर्ति है पता नहीं, लेकिन वह पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। उस आधार पर अनुमान लगाया गया कि भाई यहाँ पर पुरोहित भी होते थे। इसके अलावा दोस्तों योद्धा, व्यापारी भी बहुत रहते थे, योद्धा भी रहते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सूती और ऊनी कपड़े, तो दोनों के लिए सूती और ऊनी कपड़े उपलब्ध थे, ऐसा होना चाहिए। तो पुरुष और महिलाएं दोस्तों दोनों, ध्यान रखना है, सूती और ऊनी वस्त्र धारण करते थे। तो सूती और ऊनी वस्त्र धारण करते थे। इसके अलावा दोनों के दोनों, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो दोस्तों, ये दोनों के दोनों वर्ग जो हैं यह आभूषण भी धारण करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, साज सज्जा पर ये विशेष ध्यान देते थे। और साज सज्जा के लिए जो स्थल फेमस है वह दोस्तों चनहुदड़ो है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चनहुदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके अलावा पुरुष और महिलाएं दोनों सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थरों से बने आभूषण पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग दोस्तों शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। उनका प्रमुख खेल चौपड़ एवं पासा था। तो इनका मुख्य खेल चौपड़ एवं पासा था। इसके अलावा भी दोस्तों ये इनका जो प्रिय खेल होता था वह पशुओं को लड़ाना, पशुओं को आपस में लड़ाना, और इसके अलावा दोस्तों मछली पकड़ना,
मछली पकड़ना। तो पशुओं को आपस में लड़ा करके उसको मनोरंजन के रूप में लेते थे, और इसके अलावा मछलियों को भी दोस्तों ये लोग पकड़ते थे। शिकार करना, मछली पकड़ना, पासे का खेल, संगीत, नृत्य, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। न्यूनतम हथियार पाए गए हैं, हथियार बिल्कुल नाम मात्र के पाए गए हैं, जो शायद शांतिपूर्ण समाज का संकेत है। यानी कि यहाँ के लोगों को शांति प्रिय माना जाता है। और शांति प्रिय क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े के जो हथियार हैं उनका अभाव है, हथियार बिल्कुल कम मात्रा में पाए गए हैं, बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या करते थे दोस्तों कि ये लोग तांबे में टिन मिला करके कांसा बनाना जानते थे, कांसा। इसीलिए इसको कांस्य युगिन भी कहते हैं, क्योंकि कांसे का पहला प्रयोग इसी सभ्यता में किया गया और इसी काल में किया गया, इसलिए इसको कांस्य युगिन कहते हैं, क्योंकि ये कांसा बनाना सीख गए थे तांबे में टिन मिला करके। तो धातु निर्माण ये जानते थे, नाप तौल प्रणाली इनके यहाँ मौजूद थी, ग्रह नक्षत्रों के बारे में ये बिल्कुल सटीक ज्ञान रखते थे, मौसम विज्ञान की जानकारी रखते थे। तो ये दोस्तों काफ़ी जानकारी, एडवांस जानकारी ये रखते थे। अब इनका राजनीतिक जीवन हम लोग देख लेते हैं, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को आज भी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से इनका स्पष्ट राजनीतिक जीवन हमारे बारे में क्या था वो हम इनके बारे में नहीं जान पाते। ये आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक जीवन के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी और पूर्वी, ये मैं कई बार बना चुका, तो आप ध्यान रखना है। पश्चिमी भाग ऊपर की ओर है, जितने भी गांव हैं, जितने भी हड़प्पा सभ्यता के गांव हैं, और पूर्वी गांव दोस्तों हमेशा नीचे की ओर होता था। तो इसलिए ये माना जाता है कि इसमें दो क्लास के लोग रहते होंगे। जो ऊपर यानी ऊपर रहते थे वो शासक या पुरोहित लोग रहते थे, और जो दक्षिण में जो पूर्व की ओर रहते थे दोस्तों, यह सामान्य लोग रहते रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर लोग रहते थे। तो ये लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है। बाकी राजनीतिक जीवन के बारे में ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे गणतंत्र था कि लोकतंत्र था, हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आप सोच करके देखिए कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया है। और इतने बड़े एरिया में दोस्तों इतना सिमिलरिटी दिखाई देता है, इतना तो आज भी नहीं है जितनी सिमिलरिटी, जितनी समानता यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि जो ईंटों का अनुपात इस कोने में है वही इधर है, वही इधर है, वही हड़प्पा के दूर दूर तक जो भी स्थल मिले हुए हैं सब में ईंटों का और वस्तुओं का बिल्कुल सामान्य अनुपात दिखाई देता है। और इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि इनके यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस पूरे एरिया में एक ही शासक रूल करता रहा होगा, क्योंकि हर जगह पर समतामूलक, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को समतामूलक समाज भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो शहर को इस सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है। केवल दोस्तों ध्यान रखना है, राजधानी के रूप में जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को आप इसकी राजधानी मान सकते हैं। और वास्तव में ये कैपिटल था या नहीं था हमें नहीं पता है, केवल एक अनुमान है। तो मोहनजोदड़ो को पहली बार इसकी राजधानी माना गया, राजधानी। तो इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे पहले तो जो मोहनजोदड़ो है यह सबसे बड़ा है, और दूसरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुहरें प्राप्त हुई हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो पुरातत्व वस्तुएं हैं, अन्य वस्तुएं हैं, पुरातत्व वस्तुएं, ये भी सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। इसके अलावा विशाल स्नानागार मिला हुआ है, मतलब इतना बड़ा नहाने के लिए कोई कुंड नहीं मिला हुआ है, विशाल स्नानागार मिला हुआ है। तो ये सब बताया जाता है, ये सब। और इसके अलावा इसकी स्थिति लगभग बीच में है। तो इन सब कारणों से ऐसा अनुमान लगाया गया पिग्गट के द्वारा कि यह राजधानी रही होगी, जो मोहनजोदड़ो है। क्लियर है, पाकिस्तान में है ये, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध में है। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसी के समानांतर लगभग एक और शहर है जो हड़प्पा है, इसके पास नहीं है तो दूर, लेकिन इसी के जैसा है, लगभग मिलता जुलता है, दोनों की स्थिति परिस्थिति मिलती जुलती है। इसलिए इन दोनों को जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिग्गट ने कहा इन दोनों को जुड़वा राजधानी। लेकिन अगर कोई एक राजधानी पूछेगा तो आप हमेशा मोहनजोदड़ो को बताएंगे। क्लियर है। आर्थिक जीवन हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी आर्थिक जीवन दोस्तों बहुत ही उन्नत थी। इसके अलावा इनके यहाँ दोस्तों जो कृषि था, कृषि का उत्पादन जो था, एग्रीकल्चर का जो उत्पादन था वो सरप्लस था। जो खाने पीने से बच जाता है उसे अधिशेष बोलते हैं। तो वर्ष में जैसे कृषि है,
जितना खाना पीना हो गया उसके बाद जो बच जाता है, खाने पीने के बाद जो अनाज बच जाता है साल भर में, उसको अधिशेष बोलते हैं। तो इनके यहाँ सरप्लस उत्पादन होता था, अधिशेष बच जाते थे। और अधिशेष बच जाते थे सर, आपको कैसे पता? वो ऐसे दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे धान्य कोठार मिले हुए हैं, यानी कि अन्न भंडार मिले हुए हैं, अन्न भंडार। और अन्न भंडार से ही ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं अधिशेष ज़्यादा बचता रहा होगा, इसीलिए तो यहाँ पर इसको सेव करके रखते थे। तो कृषि बहुत ही उन्नत कैटेगरी में थी, उन्नत। और कृषि उन्नत थी, अधिशेष बच जाते थे, इसीलिए दोस्तों, इसीलिए क्या करते थे ये लोग? व्यापार करते थे बड़े पैमाने पर। तो इनके यहाँ व्यापार बड़े पैमाने पर था। और व्यापार कैसा था दोस्तों? वस्तु विनिमय वाला, वस्तु विनिमय होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। ये मुद्रा था कि नहीं था, इस पर विवाद है, लेकिन अभी प्रमाणिक नहीं हुआ है कि मुद्रा था, इसलिए हम मुद्रा को अनुपस्थित मानते हैं। मुद्रा को क्या मानते हैं? अनुपस्थित मानते हैं, अनुपस्थित। मुद्रा दोस्तों अनुपस्थित था, क्लियर है? यानी कि मुद्रा की अनुपस्थिति थी, ये आपको ध्यान रखना है। जो व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय। हालांकि बहुत सारे मुहरें जो मिली हुई हैं, उन मुहरों को कई सारे इतिहासकार मुद्रा मानते हैं कि नहीं ये मुहर नहीं है, मुद्रा है। तो इस पर विवाद है, ये ध्यान रखना है आपको। तो व्यापार कैसा होता था? वस्तु विनिमय कैटेगरी का था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था व्यापार में। और दोस्तों जो व्यापार था, यह ध्यान रखना है कि आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का था। यह बाह्य भी था। बाह्य क्या होता है? मतलब विदेशों के साथ व्यापार होता था। जैसे इनका मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया वर्तमान में कहाँ पे है? इराक में है, इराक में। तो मेसोपोटामिया के साथ ये व्यापार करते थे, मिस्र के साथ व्यापार करते थे। इसके अलावा दोस्तों दिलमन के साथ व्यापार करते थे, दिलमन। और उस टाइम इसको दिलमन बोलते थे, जो आज का बहरीन है, बहरीन। यहाँ से ये मोती लेकर के आते थे। जो दिलमन है दोस्तों, यहाँ से ये वर्तमान का ये बहरीन देश है, यहाँ से ये मोतियाँ लेकर के आते थे। इसके अलावा आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार का मतलब होता है कि आपस में ये लोग व्यापार करते थे। भारत के भीतर भी हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, क्लियर है? तो सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि और व्यापार था। ये लोग उन्नत कृषि और व्यापार करते थे दोस्तों, उन्नत कृषि और व्यापार करते थे। कांस्य युगीन सभ्यता, अच्छा इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग तांबे में टिन मिला करके कांसा बनाना सीख लिए थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि कांसे का पहला प्रयोग, कांसे का पहला प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ। तो टिन और तांबे का मिश्रण मिला करके ये कांस्य बनाते थे। तो ये व्यापक उपयोग के कारण भी इसको कांस्य युगीन कहा जाता है। कृषि में मुख्य फसलें क्या थी? तो दोस्तों ये कृषि बड़े पैमाने पर करते थे, जिनमें गेहूं, जौ, मटर, तिल, मसूर, बाजरा, रागी, चावल और कुछ स्थानों पर ये खेती होती थी। दोस्तों अगर आपको याद करना है तो ये ध्यान रखना कि इसमें मैक्सिमम चीज़ें, जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, इनमें सारी की सारी चीज़ें दोस्तों जो रबी की फसल है, जो ठंडी में बोई जाती है हमारे यहाँ, गेहूं, जौ, मटर, ये सब चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, रागी हो गया, ये मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, सरसों वगैरह, ये सब के सब दोस्तों रबी की फसलें हैं। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी। ऑप्शन में हमेशा दोस्तों मैंने देखा है, मेरा अपना अनुभव है कि हमेशा ऑप्शन में मक्का दिया जाता है, मक्का। तो मक्का दोस्तों ध्यान रखना है कि नहीं था, मक्का ये नहीं उपजाते थे। मक्का पुर्तगालियों की देन है, मक्का पुर्तगाल से भारत लाया गया है, तो मक्का नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है, मक्का नहीं था। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले कपास उपजाने का श्रेय, वर्ल्ड में सबसे पहले कपास किसने उपजाया था? हड़प्पा वासियों ने। तो ध्यान रखना है कि कपास उपजाने का श्रेय भी हड़प्पा वासियों को जाता था। और यूनानियों ने इसको सिंडन कहा था, सिंडन। तो यूनानियों ने इसको सिंडन कहा था, कपास को सिंडन कहते थे। और ध्यान रखना है कि कपास उपजाने का श्रेय सबसे पहले हड़प्पा वासियों को जाता है। सिंचाई के लिए नहरों और बांधों का उपयोग किया जाता था, लेकिन दोस्तों नहरों का स्पष्ट जो वो है, मतलब प्रमाण है, यह स्पष्ट नहीं है। कुछ किताबों में नहरों के लिए कहा गया है और कुछ किताबों में नहीं कहा गया है ना। नहर मीन्स की कुछ लोग उसको नाली की संज्ञा देते हैं कि नहीं भाई ये नहर नहीं है, ये नाली है। जैसे कि नदियों से ये सिंचाई करते थे, नदियों के किनारे इनका खेत हुआ करता था, यूँ समझिए कि ये कोई नदी है और इसके आसपास इनका खेत हुआ करता था। तो खेतों में जो नदी का जल पहुँचता था, यहाँ से ये दोस्तों नाली बना करके ले जाते थे। तो कुछ लोग इसी को नाली बोलते हैं, कुछ लोग नहर बोलते हैं। स्पष्ट रूप से आज के आधुनिक जो नहर होते हैं वैसी कोई संरचना यहाँ पर नहीं मिली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि कार्य के लिए पत्थर, तांबा और कांसे के औजार ये बनाए जाते थे। मिट्टी के
हल का मॉडल बनावली नामक स्थल से मिला हुआ है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी का हल कहाँ से मिला हुआ है तो बनावली से, और बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में। तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला हुआ है? बनावली में, और बनावली हरियाणा में है। इसके अलावा दोस्तों जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? जूते हुए खेत का साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा से मिला हुआ है, और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान के कालीबंगा थे जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। कपास की खेती होती थी, और कपास की विश्व में कपास खेती का पहला उदाहरण सिंधु सभ्यता में ही मिलता है। सिंधु क्षेत्र में उपज होने के कारण यूनानियों ने कपास के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग किया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सिंडन शब्द किस चीज के लिए यूनानियों ने यूज किया था? कपास के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग किया था। पशुपालन में भेड़, बकरी, भैंस, ऊंट, गधा, कुत्ते, शायद हाथी भी पाले जाते थे। ये इतने सारे हाथी को लेकर के दोस्तों कुछ डाउट है, तो इसलिए यहाँ पे शायद लगा हुआ है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि घोड़े पर विवाद है, तो घोड़ा मिला हुआ है कि नहीं, इस बात को लेकर के घोड़े पर विवाद है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो सुरकोटदा है, सुरकोटदा दोस्तों यह गुजरात में है, एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का सुरकोटदा। यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं, लेकिन उस पर विवाद है कि वह घोड़े का ही अवशेष है कि नहीं, इसीलिए घोड़े को आप दोस्तों अपवाद में रखेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन होगा तब आप टिक करेंगे, नहीं तो नहीं टिक करेंगे। तो घोड़े को लेकर के अपवाद है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा शेर तो मिला ही नहीं है, ऑप्शन में हमेशा शेर देता है, तो शेर नहीं है, बाघ है लेकिन शेर नहीं है। तो बाघ के भी अवशेष या चित्र मिले हुए हैं, लेकिन शेर नहीं है। तो शेर नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन घोड़ा है और घोड़े पर विवाद है। तो ऑप्शन के आधार पे आप इसको सही करेंगे। गुजरात के निवासी दोस्तों हाथी पालते थे, और घोड़े के अस्तित्व पर विवाद है। घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा से मिला है, परंतु उस पर विवाद है। यहाँ से लाल मिट्टी के बर्तन काले रंग से ज्यामितीय और पशु रूपांकनों से सजाए जाते थे। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि यहाँ के जो बर्तन है मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन को क्या बोला जाता है? मृदभांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदभांड बोलते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है कि मृदभांड किस कलर के मिले हैं, तो ये ध्यान रखना है किस कलर से मिले हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह लाल मिट्टी के बर्तन होते थे जो काले रंग से सजाए जाते थे। तो मिट्टी के बर्तन कैसे थे? लाल रंग के थे। कैसे थे? लाल रंग थे। लेकिन इस पर चित्रकारी कैसी होती थी? चित्रकारी दोस्तों काले रंग से होती थी, काले रंग से होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो लाल रंग की होती थी और चित्रकारी काले रंग से होती थी इस पर। ये कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा, कांसा, सोना, चांदी का उपयोग गहने, उपकरण और हथियार बनाने के लिए किया जाता था। हालांकि हथियार का स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए करते थे। हथियार तो कुछ मिले हैं, लेकिन उनके पर्सनल यूज के लिए है कि वो युद्ध करने के लिए है, इस पर विवाद है। तो बहुत कम मिले हैं, बिल्कुल नाम मात्र मिले हैं हथियार। तो जो तांबा है, कांसा है, सोना है दोस्तों। चांदी कई बार पूछा गया है कि चांदी का सर्वप्रथम यूज किसने किया था, तो ये भी हड़प्पा वासियों ने चांदी का सर्वप्रथम यूज किया था। हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासी दोस्तों लोहे को नहीं जानते थे। वैसे जो लोहे का साक्ष्य इंडिया में मिला हुआ है वह लगभग 1000 ईसा पूर्व का है, 1000 ईसा पूर्व का। और ये जो 1000 ईसा पूर्व का है, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है, एटा जिला। यहाँ के अतरंजी खेड़ा से मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक स्थल है दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट है एटा, और यहीं पर एटा में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है। यहाँ से लोहे का पहला साक्ष्य मिला हुआ है जो सबसे पुराना है, और यह 1000 ईसा पूर्व का है। यानी कि वैदिक काल में जाकर के लोहे का यूज शुरू होता है। क्लियर है? हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोहे का कोई भी धातु अपने पीछे नहीं छोड़े हैं। सेल खड़ी से बनी मुहरें किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से। तो सेल खड़ी की मुहरें होती थी जिन पर जानवरों, अज्ञात लेखन, इन सब की आकृतियां हमें मिली हुई हैं। और दोस्तों ये लेखन भी करते थे। ध्यान रखना है कि जो 64 इनके मूल अक्षर हैं, इनके 64 मूल अक्षर हैं, और वैसे तो लगभग 400 अक्षर हैं, लेकिन मूल रूप से 64 अक्षर मिले हमें, लेकिन इसको डिकोड नहीं किया गया है। कीमती पत्थरों से सुंदर मनके बनाए जाते थे। मनके और मोतियों के कारखाने चनहुदड़ों में थे। ये पूछा गया है कि जो मनके मनके मतलब क्या होता है? मोतियां, जो माला होता है गले में पहनते हैं, तो उनका जो मोती है, जो मनका है, इसको बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर होती थी? तो यह दोस्तों
ध्यान रखना है आपको कि चनहुदड़ो में होती थी और चनहुदड़ो इसीलिए प्रसिद्ध था। आंतरिक व्यापार भी करते थे ये, विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। उदाहरण के लिए राजस्थान से तांबा, कर्नाटक से सोना, इन सब जगहों से निर्यात किया जाता था। बाहरी व्यापार भी होता था, जैसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था जिसे सुमेरियन सभ्यता बोलते थे। ओमान और ईरान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द मिलता है। ध्यान रखना है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई है, लेकिन उसी के समानांतर जो मेसोपोटामिया की लिपि है उसको पढ़ा गया है। तो जो मेसोपोटामिया है, जब उसके अभिलेखों को हमने पढ़ा तो वहाँ पर एक शब्द मिला हमें मेलुहा, और ये मेलुहा शब्द हड़प्पा सभ्यता के लिए ही यूज किया गया था। किसके लिए यूज किया गया था? हड़प्पा सभ्यता के लिए। तो मेलुहा शब्द का यूज हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया है, ये भी कई बार पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह तो कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बंदरगाह है या जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है वह लोथल है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। और गुजरात में ही एक और बंदरगाह है जो रंगपुर है। तो रंगपुर और लोथल ये दोनों प्रमुख बंदरगाह हैं, और ये दोनों के दोनों गुजरात में हैं। जो सबसे मुख्य है वो तो दोस्तों लोथल, आप ध्यान रखेंगे, इसको तो बोलना ही नहीं है। आगे हम एक एक स्थलों के बारे में देखेंगे। अभी एक व्यू लिया जा रहा है, अभी एक परिचय लिया जा रहा है, फिर हम एक एक स्थलों के बारे में भी देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन सभी सभ्यताओं से व्यापार करते थे, परंतु चीन के साथ इनका व्यापारिक संबंध नहीं था। तो ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन किस सभ्यता के साथ व्यापार नहीं करते थे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि चीन के साथ इनका कोई व्यापारिक संबंध नहीं था। और एक और सभ्यता देता है दोस्तों, यूनान की सभ्यता। ध्यान रखना है कि जो यूनान की सभ्यता है यह बाद की है, यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन केवल मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है और चीन की सभ्यता है, लेकिन चीन के साथ हड़प्पावासी व्यापार नहीं करते थे। विनिमय माध्यम, तो वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी और इसका उपयोग किया जाता था। कोई सिक्का या मुद्रा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली भी प्रचलित थी दोस्तों। माप की दशमलव प्रणाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। माप की दशमलव प्रणाली और नाप तौल जो थी वह इकाई 16 के गुणक में थी। और इसको दोस्तों 16 के गुणक में आप याद रखेंगे, यह 1 और 16 के अनुपात में होता था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको सोडस बोलते हैं, सोडसी। सोडसी कर लीजिए, इसको सोडसी पद्धति बोलते हैं इसको। लोथल से तराजू एवं बाट के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तराजू और बाट का अवशेष कहाँ से मिला हुआ है? तो लोथल से मिला हुआ है। एक समृद्ध और सबसे बड़ा बंदरगाह था। क्लियर है? इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी? तो दोस्तों धार्मिक मान्यताओं में केवल आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे सबसे पहली बात यह कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे। एक बात ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। और दोस्तों मातृ देवी की पूजा करते थे का अर्थ ये है कि एक महिला का चित्र मिला हुआ है जिनके गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखाई दिया है। ऐसा चित्र मिला हुआ है कि एक महिला है और उनके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, ऐसा चित्र मिला हुआ है। तो उनको उर्वरता की देवी कहा गया, उर्वरता की देवी, ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये उर्वरता की देवी हैं, जो मातृ देवी के रूप में पूजा किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों यह प्रकृति उपासक थे। प्रकृति एवं मानवीय रूप में उपासना करते थे, मतलब पूजा पाठ करते थे। यानी भगवान को एक इंसान के रूप में भी ये चित्रित करके पूजा करते थे और प्राकृतिक रूप में भी पूजा पाठ किया करते थे। इनका जो सबसे उपासना का जो सबसे प्रिय पशु था वह दोस्तों बैल था। बैल या कहते हैं कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड। तो यह सबसे ज़्यादा पूजनीय था, यह भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये सांप के भी पूजा पाठ करते थे, सांपों के पूजा पाठ करते थे, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यह एक श्रृंगी पशु होता था, उसकी भी पूजा पाठ किया करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मूर्तियाँ बहुत सारी मिली हुई हैं, मूर्तियाँ महिलाओं के बहुत सारी मिली हुई हैं, लेकिन मंदिर नहीं मिला है। मंदिर का अभाव है तो मंदिर नहीं मिला हुआ है, इतनी बातें आपको
मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो बड़ी संख्या में टेराकोटा की स्त्री, टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं उसको टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा की स्त्री मूर्तियां पाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखा है, और ये कहाँ से मिला हुआ है, हड़प्पा से मिला हुआ है। तो मिट्टी की मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखा है, जिसे उर्वरता की देवी का प्रतीक है। उर्वरता की देवी मातृ देवी की पूजा का संकेत देती है, जो प्रजनन क्षमता और शक्ति का प्रतीक था। तो यह जो चित्र है यह मातृ देवी की पूजा का संकेत देता है, और यह प्रजनन क्षमता और शक्ति का प्रतीक है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुहर पर 3 सिर वाले व्यक्ति को योग मुद्रा में दिखाया गया है। दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको क्या कहा गया है, पशुपति। पशुपति कहा गया है। एक चित्र मिला हुआ है, कोई एक योग करता हुआ योगी की भांति पशुपति नाथ इनको कहा गया है। तो कोई एक सन्यासी टाइप में ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल योग मुद्रा में, ध्यान योग मुद्रा में, और इनके चारों तरफ दोस्तों पशुओं का एक घेरा है, जिनमें कौन कौन से पशु हैं, तो हाथी है, बाघ है, गैंडा है और भैंसा है। तो इन पशुओं का इनके चारों तरफ घेरा बना हुआ है, ये जो पशुपति हैं। और इसीलिए दोस्तों इनके चित्र के चारों तरफ पशुओं का चित्र है, इसीलिए इनका नाम पशुपति रखा गया है। तो आज ये चित्र मिला हुआ है, इसलिए इसको वर्तमान के जो लोग हैं इनको पशुपतिनाथ बोल दिए, लेकिन उस टाइम ये किस चीज़ के देवता थे या इनका क्या नाम था हमें नहीं पता है। क्लियर है। तो हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा से ये घिरे हुए थे, इसलिए इनको पशुपतिनाथ नाम दिया गया। और इन्हीं को दोस्तों आदि शिव, यानी शिव का पुराना रूप, तो इनको आदि शिव भी कहा गया। इस चित्र को आदि शिव भी कहा गया, यानी शिव का ही प्राचीनतम रूप कहा गया। तो इसे अक्सर प्रोटो शिव या पशुपति महादेव के रूप में पहचाना जाता है। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। दोस्तों या इनके जितने भी अवशेष मिले हुए हैं, उनके गले से बहुत तरह के जो एक तरीके से ताबीज वगैरह होता है, जिसे जंतर या ताबीज बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे जो अवशेष हैं, जो उनके कंकाल हैं, उनसे हमें प्राप्त होते हैं। तो मुहरों पर देखिए, इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र इन सब में विश्वास करते थे। तो ये कैसे पता चला, एक तो ताबीज जो उनके गले का ताबीज है, और दूसरा दोस्तों जब उनको दफनाया जाता था तो उसके साथ बहुत सारी वस्तुओं को भी रखा जाता था उनके साथ, और इसीलिए इसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि भाई ये भूत प्रेत या तंत्र मंत्र में यकीन करते हैं। मुहरों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का अनुमान लगाया गया है। ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है कि क्या बलि प्रथा था या नहीं था। तो दोस्तों मुहरों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित हैं। कई सारे ऐसे मुहर मिले हुए हैं जिन पर बलि देते हुए ऐसा दिखाया गया है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि बलि प्रथा था। और एक चीज़ और भी पूछा जाता है, एक तो बलि प्रथा, और दोस्तों सामाजिक स्थिति में एक और चीज़ था, वो छूट गया है, वो भी आप लिख लेंगे, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। और वो क्या है, वो है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दास प्रथा था कि नहीं, दास प्रथा, तो दोस्तों दास प्रथा भी था, दास प्रथा भी था, क्योंकि दासों के लिए बहुत सारे आवास मिले हैं जो मुख्यतः श्रमिकों के लिए थे। तो दास प्रथा भी था, ये भी आप सामाजिक स्थिति में लिख लेंगे या राजनीतिक स्थिति में लिख लेंगे। तो स्वास्तिक का चिन्ह, जो स्वास्तिक का चिन्ह हम आज यूज करते हैं, यह भी सबसे पहले हड़प्पा वासियों की देन है। ये हड़प्पा वासी ही यूज करते थे, हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है। स्वास्तिक और सूर्य चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे, ये भी ध्यान रखना है। प्रकृति पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। कालीबंगा और लोथल में दोस्तों 2 स्थल हैं, कालीबंगा और लोथल। तो यहाँ से अग्नि वेदिका भी मिली हुई है। अग्नि वेदिका इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिला हुआ है, एक कालीबंगा से, एक लोथल से अग्नि वेदियाँ मिली हुई हैं, जो अनुष्ठानों के संकेत देती हैं। मृतकों को दफनाने और दाह संस्कार दोनों के प्रमाण हैं, यानी कि लोगों को जलाया भी जाता था और लोगों को दफनाया भी जाता था। क्लियर है। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो हड़प्पावासी पुनर्जन्म में यकीन करते थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अनेक मूर्तियां मिले हैं, परंतु मंदिर होने का प्रमाण नहीं मिला हुआ है। इतनी बातें आपको इनके धार्मिक विश्वासों के बारे में बिल्कुल समझ लेना है, याद कर लेना है। क्लियर है। तो दोस्तों लिपि और भाषा, इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। मूल रूप से दोस्तों 64 अक्षर मिले हुए हैं, मूल रूप से 64 अक्षर मिले हुए हैं, और एक बृहद शिलालेख मिला हुआ है। 10 पत्थरों का शिलालेख मिला हुआ है। कहाँ से, ये भी मिला है दोस्तों धौलावीरा से, जो गुजरात में है, धौलावीरा से। तो इतनी बातें दोस्तों आपको ध्यान रखना है।
हड़प्पा सभ्यता की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अच्छा दोस्तों, ये लेख कैसे लिखते थे? इनकी जो स्क्रिप्ट मिली हुई है, जो इनके अभिलेख मिले हुए हैं, इनको कहा जाता है भाव चित्रात्मक। क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक कहते हैं। भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो चित्र, इनका जो मतलब स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वह जैसे मछली है, पेड़ है, इस तरीके का चित्र के रूप में इनका अक्षर है, इनका अक्षर है। और इसलिए इसको भाव चित्रात्मक मतलब कहा जाता है कि ये अपनी भावों को प्रकट करने के लिए चित्र बना करके उस चित्र से लिखते थे। तो इसलिए इसको डिकोड नहीं किया गया है अभी तक। ये भी आपको ध्यान रखना है। मूल रूप से 64 है, मैंने बता दिया। अच्छा, ये लिखते कैसे थे? तो पहली लाइन दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखते थे ये? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। दोस्तों अरे क्या लिख दिया भाई, दाएं से, अरे चलिए, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखते थे। पहली लाइन दोस्तों इधर से इधर को लिखते थे, लेकिन जब दूसरी लाइन होती थी तो फिर वो इधर से इधर लिखते थे, इस तरीके से। तो पहली लाइन दोस्तों इधर से इधर, फिर दूसरी लाइन इधर से इधर लिखते थे, फिर तीसरी लाइन इधर से इधर लिखते थे। तो इस तरीके से ये एक लाइन इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसे। तो पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे, फिर उसके बाद बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इसी तरीके से ये लिखते थे। तो अधिकांश लेखन मोहरों, तांबे की गोलियों और मिट्टी के बर्तनों पर पाए गए हैं। यह एक वर्णमाला नहीं थी, बल्कि एक लोगोग्राफिक यानी कि शब्द प्रतीक या लोगो सिल्लाबिक यानी कि शब्द अक्षर लिपि थी। क्लियर है? लगभग 400 कुल अक्षर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 64 मूल अक्षर हैं। तो ये पूछा गया है कि 64 कितने कुल मूल अक्षर हैं? तो 64 मूल अक्षर हैं हड़प्पा सभ्यता में। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो हड़प्पा सभ्यता का हमारा दूसरा पार्ट होगा वह कल उपलब्ध हो जाएगा आपको। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।